नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद सोनेल, आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम सब ने मिलकर पढ़ा था 1857 की क्रांति। क्लियर? 1857 की क्रांति में हमने उनकी कारण को पढ़ा था। उसके बाद हम 1857 की क्रांति के परिणाम पढ़े थे। पढ़ने में उनके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो हम आज लेंगे। तो 1857 की क्रांति का ये तीसरा यूनिट है, तीसरा चैप्टर है, यानी थर्ड क्लास है। प्लस क्लियर? नेक्स्ट ये बीए बीएड फोर्थ ईयर में है। क्लियर? 1857 की क्रांति। इनके कारण पढ़ रहे, परिणाम पढ़ रहे थे। परिणामों में हमने जो नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़े थे उनको जनरली मैं आपका ध्यान एक बार वापस दिलाना चाहूँगा, जिनमें थे मेरठ का विद्रोह, सिखों व गोरखों का असहयोग, योग्य नेतृत्व, नेता का अभाव, नरेशों का असहयोग, दक्षिण भारत की उदासीनता, नागरिकों का असहयोग। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला आता है आपका, वो है केंद्रीय संगठन का अभाव। केंद्रीय संगठन का अभाव। केंद्रीय संगठन का अभाव। नेक्स्ट केंद्रीय संगठन का अभाव में, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें केंद्रीय संगठन का अभाव था, यानी एक कोई संगठन नहीं था जो 1857 की क्रांति को सभी जगह प्रचारित कर सके या एक साथ वहाँ पर आंदोलन के लिए इनवाइट कर सके, बुला सके। इनमें सुनिएगा आप। यद्यपि विद्रोह का प्रारंभ होने से पूर्व कुछ संगठन एवं योजनाएं आवश्यक थी, किंतु विद्रोह प्रारंभ होने के बाद योजनाएं क्रमबद्ध रूप से दिखाई नहीं देने लगी। विद्रोही सैनिकों के दिल्ली पहुंचने तक तो किसी पूर्व निश्चित योजना का स्वरूप दिखाई देता था, किंतु बाद में वह समाप्त सा दिखाई देने लगा। कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, इसका सर्वथा अभाव था। यानी कि जो 1857 की जो क्रांति थे, मेरठ में विद्रोह की स्टार्टिंग हुई थी 10 मई 1857 को। उसके बाद वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली जाने के बाद वहाँ तक तो उनके पास प्रोग्राम था, पर उसके आगे क्या प्रोग्राम था, इस तरह के कोई संगठन नहीं था जो इस तरह के प्रोग्राम को कार्यान्वित करवा सके, या ऐसा कोई संगठन नहीं था जिससे कुछ योजनाएं बन सके। स्टार्टिंग में तो योजनाएं थी, पर बाद में इसकी बिल्कुल भी योजनाएं नहीं थी। तो 1857 की क्रांति के असफल होने का एक प्रमुख कारण ये भी था कि केंद्रीय संगठन का सर्वथा अभाव था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लॉर्ड कैनिंग की उदारता। लॉर्ड कैनिंग की उदारता। सॉरी। तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की उदारता भी विद्रोहियों को शांत करने में सफल रही। यद्यपि कुछ अंग्रेजों ने कैनिंग की उदार नीति की बड़ी आलोचना की, क्रांति का दमन करने में अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति का परिचय देते हुए, किंतु कैनिंग की स्पष्ट घोषणा थी कि जो विद्रोही हथियार डाल देगा उसके साथ न्याय होगा तथा हिंसा करने वालों को छोड़कर शेष सभी को माफ़ कर दिया जाएगा। यानी लॉर्ड कैनिंग की उदारता थी। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? एक घोषणा कही कि जिसने जो भी हथियार डाल देगा उनको माफ़ कर दिया जाएगा, और जिस व्यक्ति ने अगर कहीं हिंसा की है उसको छोड़कर। परंतु जो अंग्रेज अधिकारी थे अन्य, वो इस उदार नीति का आलोचना करते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है विद्रोह का दमनात्मक करने की, वो सफल नहीं थी। और उसकी जगह लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय तात्कालिक भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, उसने अपनी उदारतापूर्ण नीति से इस विद्रोह को शांत करने में भी अपनी महती भूमिका निभाई थी।
उसने यह भी कहा कि बिना जांच के किसी को भी दंड नहीं दिया जाएगा। इस घोषणा का व्यापक प्रभाव पड़ा, मानो जलते हुए अंगारों पर पानी डाल दिया हो। इस नीति से धीरे धीरे व्यवस्था होने लगी। P.I. रॉबर्ट्स के अनुसार लॉर्ड कैनिंग की नम्रता न केवल नैतिक रूप से विस्मयकारी थी, वरन राजनीतिक रूप से औचित्यपूर्ण थी। लॉर्ड कैनिंग की इस उदारतापूर्ण नीति की प्रशंसा P.I. रॉबर्ट्स ने भी की कि यह नैतिक और विस्मयकारी थी, साथ ही राजनीतिक रूप से औचित्यपूर्ण थी। अगर जिसने विद्रोह नहीं किया है, अगर किसी की हिंसा नहीं की है, उसने उसको माफ़ कर देंगे। और माफ़ कब करेंगे? जांच के बाद। उससे पहले हम किसी को भी बगैर जांच किए दंड नहीं देंगे। तो ये उसकी उदारतापूर्ण नीति लॉर्ड कैनिंग की 1857 की क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ठोस लक्ष्य का अभाव। ठोस लक्ष्य का अभाव। विप्लवकारियों में जहां नेतृत्व का अभाव था, वहीं ठोस लक्ष्यों का भी अभाव था। भारतीय सैनिक चर्बी वाले कारतूसों से तथा अपनी असुविधाओं के कारण विद्रोह किया था, और वह भी पूर्ण निश्चित समय से पहले। मुसलमान जहां मुगल सम्राट के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना चाहते थे, फलस्वरूप हिंदू मुसलमानों में साम्यता नहीं थी। संपूर्ण विद्रोह काल में अंग्रेज विरोधी भावनाओं के अतिरिक्त कोई सामान्य उद्देश्य या आदर्श नहीं था। उन्होंने अंग्रेज शासन को समाप्त करने का अर्थ अंग्रेज अधिकारियों को समाप्त करना समझा। वे यह नहीं समझ सके कि कुछ अंग्रेजों की समाप्ति करने से अंग्रेज शासन नहीं समाप्त होगा। क्लियर? इसमें ये बात की गई है कि जो क्रांतिकारी थे उनमें ठोस लक्ष्यों का अभाव था। वहीं मुसलमान जो तबका था वो ये सोचता था कि हमारे जो सम्राट है बहादुर शाह, उनकी वापस जो गौरव है उनको मिले। वहीं हिंदू में ये था कि कुछ अधिकारियों को समाप्त करना है, क्योंकि ये बड़े ही हम पर अत्याचार करते हैं। तो अतः उनमें एक जो ठोस लक्ष्य था वो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की बजाय ब्रिटिश अधिकारियों को समाप्त करना चाह रहे थे, और उससे ब्रिटिश शासन समाप्त नहीं होगा, अधिकारी की जगह दूसरा अधिकारी आ जाएगा। यानी जो क्रांतिकारी थे उनमें जो ठोस लक्ष्य थे उनका सर्वथा अभाव था। क्लियर? अगला, अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां। अगला है अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां। सुनिए, यदि 1857 का विप्लव कुछ समय पूर्व होता तो अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ता, किंतु जिस समय युद्ध प्रारंभ हुआ तब तक अंग्रेजों की परिस्थितियां उनके अनुकूल हो गई थी। क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया था। भारत में सामंत तथा बुद्धिजीवी अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। डलहौजी के सुधारों के परिणाम स्वरूप उन्हें रसद पहुंचाना अत्यधिक लाभदायक रहा। सैनिक सुधार व्यवस्था होने लगी थी। क्लियर? यानी अब जो परिस्थितियां थी वो अंग्रेजों के अनुकूल थी। कैसे अनुकूल थी? क्योंकि जो क्रीमिया का युद्ध था वो समाप्त हो चुका था, 1853 में लड़ा गया था, वो समाप्त हो गया था। अब अंग्रेजों का ध्यान सीधा का सीधा भारत पे था। और फिर 1853 डलहौजी के जो सुधार थे, उन्होंने रेलवे की व्यवस्था की, डाक तार की व्यवस्था की। रेलवे की व्यवस्था होने से जहाँ जहाँ विद्रोहियों को दबाना था वहाँ पर फटाफट राहत सामग्री किसने पहुँचवा दी? इन रेल व्यवस्थाओं के कारण। और नेक्स्ट, सूचनाओं का आदान प्रदान तार के माध्यम से हो गया। वहीं क्रांतिकारियों के पास इस प्रकार के कोई साधन नहीं थे, न उनके पास पर्याप्त मात्रा में बोलते हैं कम्युनिकेशन के साधन थे, न उनके पास उपयुक्त हथियार थे, न गोला बारूद था इतना जिससे वो लड़ाई लड़ सके। इसके विपरीत अंग्रेजों के पास इन सभी परिस्थितियों से लड़ने की पूर्ण तरह से साधन संपन्न रसद सामग्री और उनके पास पर्याप्त समय था। क्लियर? ये हो गया आपका अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां। नेक्स्ट है सीमित साधन।
सीमित साधन। विद्रोहियों के पास साधन अंग्रेजों की अपेक्षा अत्यंत ही सीमित थे। विद्रोहियों के पास त्याग और बलिदान की भावना वाले सैनिक थे, किंतु उनका रण कौशल अंग्रेजों जैसा नहीं था। अंग्रेजों के पास यूरोपीय प्रणाली से शिक्षित सैनिक थे जो रणनीति व कूटनीति में दक्ष थे, जबकि विद्रोही मरना जानते थे, लड़ना नहीं। उन्हें आर्थिक सुविधाएं का भी सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, यही बात की गई थी कि अंग्रेजों के पास साधन ज़्यादा थे, भारतीयों के पास साधन कम थे। वह भारतीय सैनिक लड़ना नहीं जानते थे, मरना जानते थे। उनके पास त्याग और बलिदान की भावनाएं थी, पर इतने साधन नहीं थे। नेक्स्ट, आर्थिक जो पक्ष था वो भी विद्रोहियों का कमज़ोर था, वहीं अंग्रेजों का आर्थिक पक्ष मजबूत था। इस वजह से यह 1857 का जो विद्रोह है वह पूर्णतः असफल रहा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1857 के परिणाम। असफलता के कारण पढ़ लिए, अब परिणाम क्या निकले उनके बारे में पढ़ेंगे। परिणाम 1857 की क्रांति के परिणाम लिखिए। यद्यपि 1857 का विप्लव असफल रहा, किंतु इसके परिणाम अभूतपूर्व तथा व्यापक और स्थायी सिद्ध हुए। ग्राफिन ने कहा है, भारत में सन 1857 की क्रांति से अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं कभी नहीं घटी। वहीं रस ब्रुक विलियम ने कहा है, एक रक्त की नदी ने कम से कम उत्तरी भारत में दो जातियों को अलग अलग कर दिया तथा उस पर पुल बांधना कठिन कार्य है। वहीं डॉक्टर मजूमदार जी ने कहा है, सन 1857 का महान विस्फोट भारतीय शासन के स्वरूप और देश के भावी विकास में मौलिक परिवर्तन लेके आया। क्लियर। अब 1857 की क्रांति के बारे में विभिन्न विचारकों ने तो ये बातें कही हैं। नेक्स्ट, पहला जो अपन पढ़ेंगे परिणामों में वह है कंपनी शासन का अंत। कंपनी शासन का अंत। कंपनी शासन का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी तथा अब तक हर बार 20 वर्षों बाद चार्टर एक्ट द्वारा इसकी अवधि में वृद्धि होती रही। विद्रोह का महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया तथा ब्रिटिश भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज ने ग्रहण कर लिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर भारत सचिव और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल बनाई गई। कंपनी द्वारा भारत में किए गए सभी समझौतों को मान्यता दे दी गई। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के नाम से तथा देशी राज्यों के संबंध स्थापित करते समय उसे वायसराय नाम से पुकारने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार विद्रोह के फलस्वरूप जो परिवर्तन किया गया और उसे एक नए युग की शुरुआत माना जाता है। क्लियर। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। अब जो गवर्नर जनरल था वह अब वायसराय कहलाने लगा। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हुई और ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हुआ। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बच्चों, इस बात को जरूर ध्यान रखना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? 1857 की क्रांति के बाद 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और उसकी जगह साम्राज्ञी को भारत की अधिष्ठात्री घोषित कर दिया। क्लियर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ समाप्त हुआ। नेक्स्ट, अगला है महारानी का घोषणा पत्र।
महारानी का घोषणा पत्र। विद्रोह के कारण जनसाधारण में एक अनिश्चितता उत्पन्न हो गई थी, अतः विप्लव के बाद जनता के प्रति अनिश्चित नीति एवं सिद्धांतों की घोषणा के लिए इलाहाबाद में बड़ी धूमधाम से एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र उठाकर सुनाया। क्लियर। 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र सुनाया गया। सुनिए इसकी प्रमुख क्या क्या बातें थी। पहली, भारत में जितने भी अंग्रेजी राज्य हैं उससे अधिक विस्तार की अब कोई इच्छा नहीं है। भविष्य में राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अभी तक राज्य जीते गए हैं वही रहेंगे, उसके आगे अब किसी भी राज्य पर अधिकार स्थापित नहीं किया जाएगा। पहली घोषणा ये थी। दूसरी घोषणा, देसी नरेशों और नवाबों के साथ जो समझौते और प्रबंध हुए हैं उनका ब्रिटिश सरकार सदा आदर करेगी तथा उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। यानी दूसरा क्या है, जो देसी राज्य हैं, रियासतें हैं, जिसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो संधि की, समझौते की, वही की वही संधि अब ब्रिटिश सरकार करेगी और उनको वही उनके अधिकारों की रक्षा करेगी और उनका सदैव आदर करेगी। क्लियर। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, धार्मिक सहिष्णुता एवं स्वतंत्रता की नीति का पालन किया जाएगा। तीसरी, जो भारत में ईसाई धर्म प्रचारक थे उनके बारे में कहा गया कि भारतीयों को धार्मिक सहिष्णुता के सभी अपने धर्म का सम्मान करेंगे, इसका अधिकार दिया जाएगा और सभी को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ऐसा महारानी के घोषणा पत्र में तीसरी बात थी। क्लियर। अगला, भारतीयों के साथ स्वतंत्रता का व्यवहार किया जाएगा तथा उनके कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। यानी उनके साथ स्वतंत्र नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाएगा और उनके कल्याण के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। अगला, प्राचीन रीति रिवाजों, संपत्ति आदि का संरक्षण किया जाएगा। यानी भारतीयों के जो रीति रिवाज है उनका संरक्षण किया जाएगा और संपत्ति का भी संरक्षण किया जाएगा। अगला पांचवा हो गया। छठा, सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक को अब समान कानून व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि किसी को भी न्याय में ऊंच नीच की बात नहीं होगी। सभी को समान कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। अगला, बिना किसी पक्षपात के शिक्षा, सच्चरित्र और योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण घोषणा उसके लिए भी लड़ाई हुई थी कि बिना किसी पक्षपात के शिक्षा दी जाएगी, सच्चरित्र और योग्यता के अनुसार उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसी बात भी महारानी के घोषणा पत्र में थी। अगला, उन सभी विद्रोहियों को समाधान मिलेगा जिन्होंने किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ये भी बात है कि उन सभी को समाधान मिलेगा जिसने किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की। अगर किसी ने की है तो वो अपराधी। महारानी के इस घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, महारानी के घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, महारानी का घोषणा पत्र, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट अगला, सर जॉन स्टीफन ने कहा, विक्टोरिया जी का घोषणा पत्र केवल दरबार में सुनाए जाने के लिए था। यह कोई संधि नहीं थी जिसके अनुसार कार्य करने के लिए अंग्रेज पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व हो। यानी इन्होंने साफ कह दिया कि ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं, ऐसा कोई स्पष्ट रूप से आदेश नहीं दिया गया था। क्लियर। ये हो गया आपका सेकंड परिणाम। अब तीसरा परिणाम पढ़ेंगे, सेना का पुनर्गठन। (1857) की क्रांति के कारण पड़ रहे थे। उस समय मैंने ये बताया था कि भारतीय सैनिकों की अपेक्षा अंग्रेज सैनिकों की संख्या नगण्य थी और कहीं कहीं तो ये थी कि भारतीय सैनिक ही सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक नहीं थे। यानी अंग्रेजों की सेना में भारतीय सैनिक अधिक थे, अंग्रेज सैनिक कम थे। अब क्या हुआ, 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ये देखा था कि सैनिक विद्रोह हो गए। क्योंकि विद्रोह क्यों है? क्योंकि भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। अब उस चीज़ को देखते हुए सेना का पुनर्गठन किया गया।
1857 ईस्वी के विप्लव का महाविस्फोट सैनिक विप्लव के रूप में हुआ था, अतः सेना का पुनर्गठन आवश्यक था। अंग्रेजों को अब भारतीय सेना पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, अतः अंग्रेजों ने इतनी विशाल सेना रखने का निर्णय लिया कि भविष्य में होने वाले विद्रोह का दमन कर सके। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथ में रखा गया, यानी अब तोपखाने पर सब किसका अधिकार होगा? यूरोपीय सैनिकों का। यानी अब बारूदों का प्रयोग कोई कर सकते हैं तो वो यूरोपीय सैनिक ही कर सकते हैं। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। अब भारतीय सैनिक जो जहाँ ज़्यादा थे उनको सबको धीरे धीरे कम कर दिया गया। भारतीय सैनिकों के पुनर्गठन के लिए जातीय सांप्रदायिकता को ध्यान में रखा गया। अब भारतीय सैनिकों की जो संगठन हुए वो उनकी धार्मिकता, उनकी सांप्रदायिकता आदि के फलस्वरूप देख के हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अब एक ही धर्म के लोगों को एक ही जगह रखा, अलग को अलग रखा, ताकि भारत में जो अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी फूट डालो राज करो, सेना में भी वही बात लागू कर दी। कुछ जो एक जाति के थे उनको एक साथ रखा, उनको भी ऐसी जगह रखा जो उनकी जाति से दूर हो, ऐसी जगह नियुक्त किया। क्लियर? अगला, इन सैनिकों को अपने स्थान से हटाकर दूर क्षेत्रों में रखा गया ताकि स्थानीय लोगों के सहयोग से यह पुनः विद्रोह न कर दे। सैनिकों की भर्ती के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की। इंपॉर्टेंट, रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन, सैनिकों की नियुक्ति करने के लिए अब एक रॉयल कमीशन बनाया गया, जिसके माध्यम से ही अब सैनिकों की नियुक्ति की जाने लगी। अगला, सांप्रदायिकता व घृणा की उत्पत्ति। सांप्रदायिकता व घृणा की उत्पत्ति। सुनिए, 1857 ईस्वी के संघर्ष में हिंदू मुसलमानों ने संयुक्त रूप से भाग लिया था, किंतु मुसलमानों ने हिंदुओं से अधिक उत्साह दिखाया था। अतः अब अंग्रेजों ने हिंदुओं का पक्ष लेना शुरू कर दिया तथा हिंदू मुसलमानों में घृणा की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति का पालन जारी रखा। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन के लिए घातक सिद्ध हुआ, जिसका अंतिम परिणाम भारत विभाजन हुआ। विप्लव के बाद भारतीय व अंग्रेजों के संबंध कटु हो गए और इस कटुता का अंत आज तक नहीं हो सका। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता और घृणा की उत्पत्ति। 1857 की क्रांति में सैनिकों ने वहीं मुसलमानों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया? इस सांप्रदायिकता की बात को, घृणा को ज़्यादा फैला दिया, फूट डालो राज करो। अब उन्होंने क्या किया? हिंदुओं का पक्ष लेना शुरू कर दिया। हिंदुओं का पक्ष लेना शुरू कर दिया तो मुसलमान नाराज हो गए। वो ये जानने लगे कि हिंदुओं को बात हो रही है, मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। फिर आगे चलकर उन्होंने हिंदुओं का पक्ष छोड़कर मुसलमानों के पक्ष में हो गए और उसका अंतिम जो परिणाम निकला वो भारत विभाजन हुआ। और भारत विभाजन होने के पश्चात आज तक कश्मीर जो समस्या है वो चल रही है। क्लियर? इससे सिद्ध होता है कि ये सांप्रदायिकता और घृणा का जो शुरुआत है वो चली आ रही है अंग्रेजों के समय से। नेक्स्ट, अगला, प्रशासन के निम्न पदों पर भारतीयों और उसके प्रभाव। अब यानी प्रशासन के निम्न पदों पर भारतीय के निम्न पदों पर भारतीय। अंग्रेजों ने क्या किया? अब देखिए, महारानी की घोषणा पत्र में यह विश्वास दिया गया था कि बिना किसी पक्षपात के शिक्षा, सच्चरित्रता और योग्यता के अनुसार नौकरियां दी जाएगी, किंतु इसका पालन कभी नहीं किया गया। कोई भी भारतीय रॉयल कमीशन के आगे जाने हेतु उपयुक्त नहीं समझता था और यदि वह वायसराय तथा कमीशन प्राप्त कर भी लेता तो उसे अंग्रेज रंग रूप के मुकाबले अधिक योग्य नहीं समझा जाता था। अब भारतीयों को प्रशासन के क्लर्कों तथा सहायकों के निम्न पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। ये सरकारी कर्मचारी अधिकारियों व जनता के बीच एक बिचौलिए थे और ये चापलूस थे। अंग्रेज यही चाहते थे कि चापलूसी करते रहे व वफादार बने रहें। जहां महारानी के घोषणा पत्र में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि
सभी को बिना किसी भेदभाव के नौकरी पर रखा जाएगा, सरकारी नौकरी पर। किंतु अंग्रेज़ों ने इस नीति का पूर्णतः पालन कभी नहीं किया। अगर कोई वायसराय की सिफारिश या रॉयल कमीशन की सिफारिश से आगे आ भी जाता तो वह अंग्रेज़ों के जो रक्त वर्ण है उससे उसे हमेशा ही नीचा ही समझा जाता था। अतः अधिकांश जो कर्मचारी थे वो क्लर्क थे। वह क्लर्क जनता और अंग्रेज़ों के मध्य बिचौलिए का काम करते थे, क्योंकि वो दुभाषी थे। वो इनकी बात भी समझते थे और उनकी बात भी समझते थे, और वह अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे, क्योंकि वो उनको क्या देते थे? पैसा, और वो भी नाम मात्र का, तो भी वो चापलूसी करते। इस प्रकार अंग्रेज़ भी ये चाहते थे कि ये चापलूस बने रहे और मेरे वफादार बने रहे। क्लियर? निम्न पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया गया। अगला है आर्थिक प्रभाव। अगला है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक दृष्टि से भी विप्लव के कुप्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं। अंग्रेजों ने अब केवल ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में पूंजी लगाने हेतु प्रोत्साहित किया तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान की। अब चाय, कपास, जूट, कॉफ़ी, तंबाकू आदि के व्यापार को अधिक बढ़ावा दिया गया। नई ईस्ट इंडिया कॉटन कंपनी स्थापित हुई, जो भारतीय कपास के वस्त्र बनाकर भारत में निर्यात करती थी। यातायात का विकास भी अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार ही किया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी भारत पर 3 करोड़ 80 लाख पाउंड का कर्ज छोड़ गई। इसके शोषण से भारतीय और अधिक गरीब हो गए। यानी अब जो अंग्रेज कर रहे थे वो ब्रिटिश पूंजीपतियों को ही भारत में पूंजी लगाने के लिए बात कर रहे थे। यातायात के जो साधन थे वो अंग्रेजों के अनुकूल ही उनका विकास किया जा रहा था। और अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बोलते ना, ये ब्रिटिश शासन है, ये जब भारत से गया था तो भारत पर 3 करोड़ 80 लाख पाउंड का कर्ज और छोड़ गया था, जिससे भारतीय जनता और अधिक गरीब हो गई। क्लियर? अगला, भारतीयों को लाभ। इतने परिणाम निकले, इतने नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी भारतीयों को क्या हुआ? लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ? देखिए, सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने देश की आंतरिक दशा को ठीक करने का प्रयत्न किया तथा लोगों की भौतिक उन्नति के प्रयास प्रारंभ हुए। विप्लव के बाद भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसका सूत्रपात 1858 के अधिनियम से सिद्ध हुआ। धीरे धीरे भारतीयों को शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होने लगा। इससे भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता अधिक तीव्र हो गई और राष्ट्रीय भावना से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को संचालन मिला। यानी भारतीयों को क्या लाभ हुआ? पहला, जहाँ भी रेल की आने जाना हुआ, भारतीय भी आते जाते थे, तो पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए समय ज़्यादा लगता था, अब कम लगता था। एक ट्रेन में बैठते थे, पहले बैलगाड़ी पर जाते थे, अपने अपने लोग ही जाते थे, अपनी अपनी जाति के ही जाते थे। अब क्या रेल में सभी बैठ के जाने लगे अमूमन, तो उनमें वैचारिक आदान प्रदान हुआ, शिक्षा की बात होने लगी, विकास की बात होने लगी, जिससे क्या एक राष्ट्रीयता का वातावरण तैयार हुआ, जो भारत की राष्ट्रीय आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी था। क्या अंग्रेज़ों ने भारत में जो जो विकास किए, डेवलप किए, उससे भारतीयों को भी लाभ हुआ। क्लियर? ये हो गए 1857 की क्रांति के परिणाम। नेक्स्ट, अगला जो पढ़ेंगे वह महत्वपूर्ण है, 1857 की क्रांति का स्वरूप। क्लियर? (1857) की क्रांति का स्वरूप। (1857) की क्रांति के बारे में अभी तक आपको मैंने 1857 की क्रांति के कारण, परिणाम, असफलता के कारण ये पढ़ा है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति का स्वरूप। स्वरूप से मतलब क्या है, ये बात इम्पोर्टेंट है। स्वरूप से मतलब ये है कि 1857 की क्रांति के होने के बाद भारतीय विचारक और अंग्रेज विचारक ने इसको अलग अलग इसकी व्याख्या की है। किसी ने ये कहा है कि ये एक सैनिक विद्रोह था, किसी ने कहा ये सैनिक विद्रोह नहीं था। एक पक्ष में बता रहा है, एक विपक्ष में बता रहा है। कोई कह रहा है 1857 की क्रांति मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना करने का प्रयास था। 1857 की जो क्रांति थी उसका स्वरूप ये था कि वह मुस्लिम शासन वापस प्राप्त करना चाहते थे।
कुछ कह रहे थे कि हाँ प्राप्त करना चाहते थे, तो कुछ इसका खंडन करना चाहते हैं कि भाई सारे मुस्लिमों ने, हिंदुओं ने भी इनमें भाग लिया था, सैनिकों ने भी इसमें भाग लिया था, वो तो ये नहीं चाहते थे। महारानी की लक्ष्मीबाई थी तो वो भी यही नहीं चाहती थी, उनके अपने अपने निजी स्वार्थ थे। तो वहीं कोई कहता है कि क्रांति का सामंती स्वरूप था। सामंती स्वरूप कैसे? भारत में समय समय पर क्या हुआ, किसानों ने विद्रोह किया तो क्यों किया? क्योंकि उन्होंने, सामंतों ने किसानों का जो शोषण किया था। अब शोषण किया था तो शोषण का विरोध करने के लिए पहले छोटे छोटे हो रहे थे, अब ये बड़ा हो गया, तो वो एक सामंती स्वरूप था। कुछ कहते हैं हाँ ये सामंती स्वरूप था, तो कुछ मना कर देंगे कि नहीं भाई ये सामंती स्वरूप नहीं था। वहीं भारतीय जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो ये कह रहे हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह व प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कुछ क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है जो हुआ था, पर कुछ इतिहासकार कहेंगे नहीं नहीं साहब, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, इसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कह सकते। नेक्स्ट, कुछ कहेंगे ये धार्मिकता के लिए किया गया आंदोलन था, तो कहेंगे नहीं साहब, धार्मिकता के लिए क्यों किया गया था? क्योंकि उनको तिलक लगाना, बालियां पहनना, मुसलमानों को दाढ़ी रखना आदि उनके धार्मिक जो अधिकार थे, जो उनके रीति रिवाज थे, उन पर उनका कुठाराघात था, इसीलिए धार्मिकता की पुनः स्थापना की गई थी। तो यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि 1857 की क्रांति की अगर बात आती है कि इसका स्वरूप क्या है, तो स्वरूप में इसके अलग अलग पक्ष और विपक्ष में आपको इसके आंसर देने हैं और इनके पक्ष और विपक्ष की बात आपको करनी है एक एक पॉइंट की। क्लियर? नेक्स्ट, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का क्या कहा जाए? एक सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सामंती विद्रोह? विभिन्न भारतीय इतिहासकारों ने इस विषय पर अपने विभिन्न मत बताए हैं। जहां अंग्रेज इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, वहीं भारतीय भावनाओं पर आघात करते हैं, तो वहीं वीर सावरकर जी जैसे ऐसे इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। क्लियर? पहला जो स्वरूप है उसमें पहला सैनिक विद्रोह। यानी कुछ इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं तो कुछ इसे सैनिक विद्रोह नहीं मानते। तो इस सैनिक विद्रोह के पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे। पक्ष में क्या होगा, विपक्ष में क्या होगा, मत देंगे, फिर उनका खंडन करेंगे। ये बात इसमें कही गई है। सुनिए, इतिहासकार स्मिथ, सिले, सर जॉन लॉरेंस, मार्शमैन इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। वहीं सिले कहते हैं 1857 का विद्रोह देशभक्ति की भावना रहित तथा स्वार्थपूर्व सैनिक विद्रोह था, जिसका कोई नेतृत्व नहीं था, न ही इसे लोकप्रिय समर्थन प्राप्त था। क्लियर? ये कौन कह रहे हैं? सिले। अगला मार्शमैन कह रहे हैं 1000 सिपाहियों का एक यह असभ्य विद्रोह था। 1000 सिपाहियों का यह एक असभ्य विद्रोह था। यानी ये क्या कह रहे हैं, एक सैनिक विद्रोह था। दोनों, सिले ने कह दिया, मार्शमैन ने कह दिया कि यह एक असभ्य 1000 सैनिकों का विद्रोह था। थॉमस एम गैरेट ने भी कहा विद्रोहियों को संगठित बताना और इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बताना भारतीय साहस एवं योग्यता का उपहास उड़ाना है। इस विद्रोह को छोटी सी सेना ने कुचल दिया, उसके नेता असफल रहे, इसमें आंदोलन के सभी साधारण तत्वों का अभाव था। ये बात कह रहे हैं थॉमस एम गैरेट कि इसे एक सैनिक विद्रोह ही मानना उचित रहेगा। क्लियर? क्योंकि ये स्वार्थपूर्ण सैनिकों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। आरसी मजूमदार ने कहा ब्रिटिश पैरामेंसी एंड इंडियन रेनेसा, ये एक बुक्स है इनकी आरसी मजूमदार की। उसमें उन्होंने लिखा है 1857 का विद्रोह का स्वतंत्रता का युद्ध नहीं था। सैनिकों के व्यवहार में ऐसा कोई बात नहीं थी जिसके आधार पर यह कहा जा सके उनके मन में देश के प्रति प्रेम था। यानी आरसी मजूमदार जो भारतीय इतिहासकार हैं, इन्होंने ब्रिटिश पैरामेंसी एंड इंडियन रेनेसा में कहा है कि स्वतंत्र सैनिकों के
व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे इसे एक आधार पर यह कहा जाए कि यह देश के प्रति एक विद्रोह था। इनमें देश प्रेम का बिल्कुल अभाव था। अब इन मतों की इनके पक्ष में तो ये बात की गई और विपक्ष में कौन कौन क्या क्या कह रहे हैं। चार्ल्स बॉल के अनुसार यह एक विदेशी जुए को हटाने का प्रयास था, यानी जो ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित था उसको हटाने का एक प्रयास था। ये कौन कह रहे हैं? चार्ल्स बॉल। क्लियर? ये विदेशी जुए को हटाने का एक प्रयास था। वहीं मेलिसन कह रहे हैं इसे केवल सैनिक विद्रोह कहना उचित नहीं है क्योंकि यह आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर रहा था। वहीं मेलिसन ये बात कह रहे हैं कि इसे एक सैनिक विद्रोह कहना उचित नहीं है क्योंकि यह धीरे धीरे यह आंदोलन एक राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर रहा था, यानी भारत में अब अधिकांश लोग इसके साथ में जुड़ रहे थे। क्लियर? अगला, शशि भूषण चौधरी के अनुसार 1857 का विद्रोह सामान्य जनता का विद्रोह था। कई जगह सैनिकों ने बाद में विद्रोह किया था। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बांदा, फतेहपुर, जबलपुर, बदायूं, बिजनौर में इस आंदोलन ने जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया था। यानी यह एक सैनिक विद्रोह कहना इसे उचित नहीं है क्योंकि इन्हीं सहारनपुर, मुजफ्फरपुर आदि में यह एक जन आंदोलन के रूप में ग्रहण कर चुके थे। यह हो गया आपका पहला सैनिक विद्रोह के पक्ष में और विपक्ष में बात कर ली। इस क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट अगली क्लास में इसका आगे का भाग। थैंक यू।